सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। फुल ऑफ हैपनिंग डे था आज का। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। आज सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह उन्होंने हुकूमत से एज इत्तेहादी अपनी अलहदगी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। ये जो आपको मैंने अभी ओपनिंग में एक उनकी बात सुनाई, शॉर्ट सुनवाया, तो वो उन्होंने कहा कौमी असम्बली के इजलास में कि आज मैं बाकायदा अलहदगी का ऐलान करता हूँ। फिर वज़ीर आज़म दौरे पर हैं सिंध के जनाब, और ये 5वां दौरा है जब से इक़्तिदार में आए। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बने और रवा साल उनका ये दूसरा दौरा है। और कोरोना का ये वायरस आने के बाद वज़ीर आज़म का पहला मुख्तसर दौरा है कराची का, सिंध का। अब वज़ीर आज़म लाड़काना पहुँच चुके हैं। आज सिंध का बजट भी पेश किया गया। बहुत सारी खबरें हैं मेरे सामने और ज़ाहिर है आप लोगों के सवालात भी हैं और बहुत सारे तज्ज़िये हम इस पर लेंगे भी, इस पर बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म के दौरे की बात करूँगी। और वज़ीर आज़म आज जब कराची पहुँचे, यानी कल जब वो पहुँचे हैं, तो गवर्नर हाउस में उन्होंने क़याम किया, फिर आज इत्तेहादियों से मुलाकातें की। अब वो लाड़काना पहुँच चुके हैं। वहाँ पर उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी, इसी बारे से बात करेंगे। शिराज पठान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वज़ीर आज़म इस बार क्या नया लेकर आए हैं लाड़काना में, जो वो दौरा कर रहे हैं एहसास सेंटर का, तो क्या नया है इस कोरोना वायरस में, इस पेंडेमिक में। शिराज बताइएगा, वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं लाड़काना, कौन कौन उनके साथ है और क्या नया है उनके दौरे में इस बार। जी सुमैया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ वजीर आजम बनने के बाद आज पहली बार जो है वो लाड़काना का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2013 और 14 में वो दौरा कर चुके हैं। उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, उन्होंने जलसा किया था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उस वक्त के साथी जो है आज उनके साथ नहीं है, जिसमें शफकत उन्नड़ है, मुमताज़ भुट्टो है, अमीर बख्श भुट्टो है और इसके अलावा डाडो अल्लाह बख्श उन्नड़ है। जो भी मकामी रहनुमा जो उनके साथ माजी में थे, आज वो उनके साथ नहीं है। इस बार उनके मेज़बान जो हैं वो पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले सरकारी ठेकेदार जिन्हें कहा जाता है सैफुल्ला अबड़ो, वो हैं। इस वक्त मैं मीरों खान रोड पर मौजूद हूँ। उन्हीं की रिहाइशगाह में आज एक मुख्तसर तकरीब रखी गई है जिसमें जो है वो गेट टुगेदर है वजीर आजम की। इसके बाद वो एहसास सेंटर जो है लाड़काना की सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस में आर्जी तौर पर बनाया गया, वहाँ का दौरा करेंगे। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लॉकडाउन में बेरोजगार हुए थे मेहनतकश तबका, उसके जो है वो 12-12 हज़ार रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। अच्छा। ताजरों ने बहुत ज्यादा कोशिश की मिलने की लाड़काना के मकामी। उनका एक देरीना मुतालबा था कि लाड़काना में जो चावल काश्त होते हैं वो 2000 वाली बोरी जो है 3000 रुपए में भी नहीं मिल रही। और सारा का सारा जो होर्डिंग हो रहा है वो पंजाब से हो रहा है, जिसकी वजह से वजीर आजम को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। ये ना हो कि फिर ये चीनी की तरह एक और नया स्कैंडल बहरान जो है वो सामने आ जाए। लेकिन ताजरों से कोई मुलाकात नहीं की गई, मीडिया को जो है वो बहुत दूर रखा गया है। कोई एक निजी चैनल भी जो है वो तकरीब के अंदर नहीं है और तमाम जो तकरीब का अहवाल है वो सरकारी मीडिया कवर कर रही है। इस वक्त जो है वो वजीर आजम अंदर हैं, सानिया नश्तर उनके साथ हैं, गवर्नर इस्माइल जो है इमरान उनके साथ हैं। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद मियां सूमरो जो जैकबाद से MNA हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और मकामी रहनुमा हैं। अब वो यहाँ पर क्या खिताब करते हैं कोई बताया नहीं गया। कोई ऐसा कराची में भी कोई ऐसा बड़ा जो है वो प्रोग्राम वजीर आजम की जानिब से नहीं दिया गया और हमें नहीं लगता और अवाम को यहाँ की नहीं लगता कि वजीर आजम जो है लाड़काना के लिए, वजीर आजम आए तो लाड़काना है, लेकिन जाहिर है यहाँ के भी अगर वो मुलाकातें नहीं करेंगे यहाँ के लोगों से, ताजरों से, तो फिर मामलात कैसे हल होंगे। बहुत सारी चीज़ें उनके सामने हैं। मेहमान से तारुफ करवा देती हूँ मैं आपका। कराची स्टूडियो से मैं ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। और तज़ियाकार PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी भी आप, बहुत शुक्रिया मीर साहब, बड़े अरसे बाद आप तशरीफ़ लाए। वेलकम ऑन द शो। लगारी साहब मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। अभी आपने शिराज पठान की गुफ्तगू सुनी और वो ये कह रहे थे कि आज जब वज़ीर आज़म आए हैं तो वो चेहरे नहीं हैं उनके साथ, जब वो पहले लाड़काना आया करते थे चेहरे तो वाकई बहुत बदल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चंद चेहरे नज़र आते हैं और जिस तरीके से लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं अपने इत्तेहादियों को और अपोजिशन को, क्या लग क्या रहा है, कहाँ जाएंगी चीज़ें? तब्दीली है। हाँ, इसलिए कि तब्दीली के लिए साथ में थे ना उनके गवर्नर इमरान इस्माइल जो गाना गाया करते थे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक लो, तो रोक रहे जिसको रोकना हो। तब्दीली आई है, उनके साथी भी तब्दील हो गए। तब्दील ही क्या हुए, मुमताज़ भुट्टो के क्लेबर का तो नहीं है सैफुल्ला अबड़ो, वो तो पीपल्स पार्टी में भी तीसरे दर्जे का था। वो
ना तो सूबाई न कौमी असम्बली किसी में रुकन नहीं रहे, पीपल्स पार्टी के अहदेदार नहीं रहे, कोई ना ज़िलाई सदर और ना किसी ऐसे मनसब पर, ना किसी इलाके की ओहदा था उनके पास। बस ठीक है, हामी थे, तालियां बजाते थे। अब यहाँ पर उनको बड़ा रुतबा मिल गया, वज़ीर आज़म उनके घर पर पहुँचे हैं, उनके घर पर उनकी मेज़बानी की जा रही है। और उनको जो पुराने दोस्त थे जिन्होंने डोकरी में इनका जलसा कराया था, शफकत उनर, और जो पीपल्स पार्टी को छोड़कर उसकी तरफ गए थे, वो ना उनको बुलाया गया, ना वहाँ मौजूद हैं, और ना मुमताज़ भुट्टो, ना अमीर बख्श भुट्टो, वो भी उनके साथ नहीं हैं। तो सिंध के बारे में तो बड़ी जमातों ने यही तय किया हुआ है कि इस तरफ का रुख नहीं करना चाहिए, आना चाहिए तो सिर्फ दिखावे के लिए कि जी हम ताकत के दूसरे बड़े मरकज़, सिंध की ताकत के दूसरे बड़े मरकज़, यानी असल जो है वो कराची कैपिटल है, तो हम एक दूसरे मरकज़ की तरफ जाते हैं और जाकर अपनी हाज़िरी लगाते हैं और ये भी बताते हैं कि लाड़काना इतना अहम है कि हम उसे नज़रअंदाज नहीं। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है, मैं यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हाज़िरी लगाते हैं, हाज़िरी ही लगाई है और अभी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। पीजे साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी, कोरोना वायरस है, फिर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चीज़ों को तय करना है, फिर टिड्डी दल है, फिर ज़ाहिर गंदम का बहरान भी सर पर खड़ा है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी कहीं नज़र नहीं आती। और जब शेड्यूल देखा हमने वज़ीर आज़म के इस दौरे का, तो कहीं भी सीएम से मुलाकात नहीं थी। कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, आज भी हमने देखा कि कहीं नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुलाकात, सीएम से कोई मुलाकात, और इत्तेहादियों से भी एक ऐसी ही मुलाकात हुई। तो ये सीरियसनेस कहीं नज़र आ रही है आपको मीर साहब? देखिए, संजीदगी की जब हम बात करते हैं, मैं समझता हूँ हम पूरे पाकिस्तान में संजीदा है ही नहीं है। आपने कोरोना वायरस के अंदर आपने देख लिया, अब दोबारा जो लॉकडाउन हुआ, ये संजीदगी का आपको एक एग्जांपल मैं अब दे रहा हूँ। हम कहीं भी संजीदगी से काम नहीं करते। अब बात यह है कि वज़ीर आज़म गए, मेरी मुमताज़ भुट्टो साहब से काफ़ी महीने, इज़ ए गुड फ्रेंड, काफ़ी महीने पहले भी बात हुई थी, तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी जब ये लाहौर आए थे, तो विद वॉट एवर वाज गोइंग ऑन। फिर अख्तर से भी मेरी बात हुई एंड इस्लामाबाद में, एंड ही वॉज बिट रिलक्टेंट। तो मुझे लग रहा था, तो मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। मैंने कहा जी आई डोंट थिंक कि ये अख्तर इज़ अ वेरी हैप्पी कुकी। तो कहते हैं कि नहीं, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। अब बात आती है कि आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर्स, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो हमने पीपल्स पार्टी में देखे और PMLN में देखे। यहाँ वो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इस तरह कोई जाता नहीं है। पहले चले जो आप कह लो कि फायर फाइटिंग हो जाती थी नईम उल हक के साथ, वो फायर फाइटिंग अभी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी इसी बहरान से गुजरी है कि इधर के आपके MQM जब जाती थी तो रहमान मलिक यूज्ड टू प्ले अ पिवटल रोल, और वो तो घर पहुंच जाते थे उधर उसके अल्ताफ हुसैन के, एंड यू नो हर चीज़ को पैसिफाई करना। तो मैं समझता हूँ ये एक वैक्यूम है, जो कि वैक्यूम मैं समझता हूँ कि इसको डैमेज करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन ये जो मीडिया को ब्लैकआउट किया है, आई डोंट नो ये किसने कहा है या किसने एडवाइस दी है कि बाकी मीडिया ना आए। भाई बाकी मीडिया क्यों ना आए? अगर बाकी एंकर्स जाके इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके फंड रेजिंग कर सकते हैं, तो ये मीडिया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। आपके रिपोर्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये पहली विजिट है एज प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर की जब ये पहली विजिट है तो लड़काना इज अ हॉटबेड, तो वहाँ इनकी जो प्रेजेंस है दैट शुड हैव बीन कवर्ड ऑल अराउंड। और वहाँ मैं अगर इफ आई वाज एन एडवाइजर, आई वुड हैव सेड कि पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं आप उनको भी मिलने दें। बिल्कुल, तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है लाड़काना। आप जब यहाँ जाते हैं और यहाँ के लोगों से हम मिलते नहीं हैं, तो क्या वाकई जो भी लगाई साहब ने बात की कि आप क्या सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करती रहूँगी कि हम देख रहे हैं ये पूरा 2 साल का जो सफ़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इक़्तिदार का सफ़र, इसमें जो जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, गलतियाँ कह लें या निगलिजेंस कह लें, ये लेके कहाँ जाएंगी? तो ज़रा आपने जिक्र छेड़ा अख्तर मिंगल की अलहदगी का, तो आज ज़रा उस पर प्रॉपर्ली बात करेंगे कि आज जो अख्तर मिंगल साहब ने गुफ्तगू की तो बड़ा अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा कि हमेशा मैं दास्ताने हैं खुल कर कहता हूँ, खुल के बात कहने के आदी हैं। 97 वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और जो मुतालबात, जो तहरीरी उनके नुकात थे, यानी कि जो MOU साइन किया था तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने, उसके 6 निकात थी 8 अगस्त 2018 को, उस पर अमल नहीं हुआ।
शायद उसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की चीज़ भी थी, अगर कोई टाइम फ्रेम तय होता तो शायद इस पर कुछ ना कुछ अमल करने पे पाबंद होती तहरीक इंसाफ, तो नहीं हुआ और आज बाकायदा उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो अलहदा हो गए। ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और ये कहाँ तक पहुँचा, इस पर ज़रा बात करेंगे। हम एड ऑन करते हैं ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान ज़रा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आज शिरकत का। ये तमाम तर चीज़ें हैं और जो बातें उन्होंने की, वो कहते हैं कि बजट आप लेकर आए, ये दोस्त बजट नहीं है, इसमें बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं है। हम बात करते रहे कि भाई हमारे बलोचों का खून जो है उस पर बात क्यों नहीं होती, ये ज़ेर बहस क्यों नहीं आता, बलूचिस्तान को बराबर का हिस्सा क्यों नहीं मिलता, मिसिंग पर्सन का मामला क्यों नहीं उठाया जाता। वो तमाम तर वही चीज़ें हैं जो उस MOU में थी। कहाँ गलती हो रही है तहरीक इंसाफ से? छोटा सा सवाल पूछूंगी मैं आपसे। देखिए सुमैया, एक बात तो बहुत तय है कि अगर ये एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, अगर PTI को ये काबिल कबूल नहीं थी उस वक्त कि ये काबिल अमल नहीं है, तो वो ना करते उनके साथ, उनको कह देते कि नहीं, ये आपके बहुत शराइत हैवी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, कोई बिल्कुल काबिल अमल नहीं है। लेकिन उस वक्त उन्होंने लिया, उन्होंने कहा जो सबसे सरेदस्त, जो सबसे पहला पॉइंट था वो मिसिंग पर्सन्स का था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ये भी हो जाएगा। लेकिन रिलेक्टेंस शो किया था उस वक्त भी जहांगीर तरीन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने उस वक्त रिलेक्टेंस शो किया था कि मिसिंग पर्सन वाली बात ना करें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पर बात नहीं हो सकती तो वो मान गए थे मुतालबा। नहीं, देखें, रिलेक्टेंस शो किया था, उन्होंने कहा इस पर टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट हमें इस वक्त PTI की हुकूमत को देना चाहिए। गालिबन खुद BNP मैंगल के तमाम कारकुनों, उन्होंने लीडर्स ने माना, सरदार अख्तर ने माना कि 550-600 लोग छोड़े जा चुके हैं। ये बात क्रेडिट पे है उनके कि उस वक्त उन्होंने कहा शायद मुश्किल काम है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ लोग छोड़े भी हैं और लोगों को रिहा भी किए गए, लोग अपने घर भी पहुँचे हैं। बात वो उससे हट के एक जो बहुत ही पॉइंट था, अभी पिछले बजट पर जब इन्होंने रेफरेंस शो की कि हम अलग हो रहे हैं, उन जहांगीर तरीन ने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं आप बजट में हमारा साथ दें। उन्होंने बजट में वो साथ दिया और कहा कि बजट के फ़ौरन बाद जो है हम कानून साजी करेंगे कि ग्वादर में बाहर से आने वाले लोग कारोबार कर सकते हैं, वहाँ जो है शनाख्ती कार्ड नहीं ले सकते हैं, वोट बहैसियत वोटर इंदराज नहीं कर सकते हैं कोई 5 से 10 साल के लिए, इस तरह की, ताकि लोकल लोगों की जो है वो एक हकूक़, सियासी हकूक़ उनकी जो है वो पामाल ना हो, वो सियासी हकूक़ उनको मिलते रहे। ये उन्होंने, और डेमोग्राफिक चेंज ना आए, कोई जिस तरह कराची का हुआ, तमाम पाकिस्तान से लोग जाके उधर गए और स्लोली और ग्रेजुअली ये हर्ट बर्निंग उधर भी हो रही है। तो ये बात उन्होंने तय की। इम्प्लीमेंटेशन देखें, अभी प्लानिंग कमीशन के इजलास से वज़ीर आला जाम कमाल ने वॉकआउट किया। ये फिर क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर के पास वो गए, उन्होंने कहा देखिए ज्यादती हो रही है। आपने खुद कहा था कि ये 2-3 रोड के जो प्रोजेक्ट हैं हाईवे के, ये अभी आप काट रहे हैं, पिछले साल आपने 1 रुपया जारी नहीं किया, नेक्स्ट PSDP में हमारे लिए कुछ नहीं है, जिस पे इंटरवीन किया प्राइम मिनिस्टर ने, उनको यकीन दहानी कही कि आपने जो वॉकआउट किया, आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है, मैं खुद भी बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। और अभी वो जब पता चला तो उन्होंने अभी भी फाटा से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से बलूचिस्तान को उससे बड़ा कम मिला है, बहुत कम हिस्सा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम कुछ ना कुछ तो कंसिडर किया। तो यही एक फीलिंग है कि 6 मुनुकात पर कोई ऐसा वो नहीं हुआ, डैम्स, कोई एक डैम्स नहीं रखा गया। अफगान माजरीन पर आपने कहा था कि अफगान माजरीन की जो है रिटर्न हो जाएगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे, वो नहीं हुआ। तो जब तब 6 उस पर नहीं किया, और अभी भी लोग हम TV पर बैठकर कॉलमिस्ट लिख रहे थे कि अख्तर मैंगल तो ब्लैकमेल करता रहता है, इसने तो जाना नहीं है, वैसे ही उसी तनख्वाह पर गुजारा करना है। लेकिन आज उसने करके दिखा दिया। तो मकसद ये है कि हम खुद ये कह रहे थे कि 2 साल तक कब तक वो करेंगे, जब वो कह भी रहे हैं कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो जाहिर ये तो होना ही था ना, फिर ये होना ही था, ये लावा तो फटना ही था। लगारी साहब, अब मनाएगा कौन? कुरैशी साहब के दस्तखत हैं इस MOU पे, जहांगीर तरीन साहब की लंदन में है, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के हैं, अब जाएगा कौन मनाने? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात यह है कि एक तो जहांगीर तरीन ने भी अपने असरात को इस्तेमाल करना है, जिस तरह से हुकूमत ने उनके साथ बिहेव किया है।
अगरचे इसकी क्या है कि एक कमीशन बनता है, फिर दूसरा कमीशन बनता है, फॉरेंसिक जो है वो उसका सारा होता है और जहांगीर तरीन के ऊपर जाकर बात पड़ जाती है। जहांगीर तरीन ना तो पकड़े जाते हैं ना कुछ और होता है, लेकिन जहांगीर तरीन में और वज़ीर आज़म में फासले हो जाते हैं और फासले इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि दोनों के दोबारा मिलाप के इम्कानात बहुत महदूद हो जाते हैं। अब ऐसे में जहांगीर तरीन, ये नहीं है कि अख्तर मेंगल ने जहांगीर तरीन से डिक्टेशन ली होगी, लेकिन अख्तर मेंगल को अगर कोई राज़ी कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन राज़ी कर सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर तो नहीं है ना। अब इन दोनों में से कौन हो सकता है? जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, राइट, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी उन्हें राजी कर सकते हैं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी सर, मुझे जा रहा है प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, लगाई साहब की बात को कंटिन्यू करेंगे कि कौन मना सकता है, नंबर गेम पे बात करेंगे कि अब नंबर गेम क्या हो गई और क्या खतरा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद वजीर आजम के लिए। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। लगाई साहब से हम पूछ रहे थे कि वो कौन सा ऐसा चेहरा है जो अख्तर मेंगल साहब को मना सकता है, दोबारा से बीएनपी को लेकर आ सकता है इत्तेहादियों में। तो लगाई साहब, आपने अभी कुरैशी साहब का नाम लिया, सरदार यार मोहम्मद रिंद, जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था इस MOU को साइन करवाने में और मिलवाने में, इत्तेहादी बनवाने में, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बात यह कि इस अरसे में जो वक्फा था, तो मैं भी यही सोचता रहा कि कौन सा ऐसा सियासतदान होगा जो कारआमद हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद के कहने पर अख्तर मेंगल अपनी जो पॉलिसी चेंज करेंगे या सेंट्रल कमेटी का फ़ैसला चेंज करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। ना ऐसा कर सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इस सरेदस्त कोई नहीं, इस एक हद तक असरअंदाज हो सकते थे या बात कर सकते थे या यकीन दहानी करा सकते थे। जहांगीर तरीन वो तो मुल्क में ही नहीं है इस वक्त। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है अख्तर मेंगल साहब को वापस लाना। अख्तर मेंगल साहब के मिजाज को मैं जानता हूँ, बल्कि इनके बचपन से जानता हूँ इनके मिजाज को। वो बहुत, उनके वालिद भी जब किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि उनको अपने मौक़िफ़ से पीछे। यानी कि आपको लग रहा है अभी लाना बहुत मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। पॉइंट टेकन। पीछे साहब, मैं थोड़ी नंबर गेम पे आपसे बात करना चाहूँगी। तहरीक अदम एतमाद क्या अपोजिशन ला सकती है? क्योंकि 172 चाहिए होते हैं वोट तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, 176 थे इन 4 वोटों से BNP के। अगर ये निकल जाते हैं तो कितना आसान हो जाएगा। और फिर शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एक कॉल, क्या कोई सिग्नल हो सकती है मेंगल साहब की कि वो नून लीग से बातचीत कर लें और उनके साथ मिल जाएं तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए? देखें, सबसे पहले आपने कई दफ़ा सुना है नवाज शरीफ को भी कि अख्तर मेंगल उनके चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। लेकिन ये जो अलायंस हुआ है, हमने इस अलायंस को स्टडी करना है कि ये अलायंस क्यों हुआ है। क्योंकि ये PMLN की तरफ क्यों नहीं गए या बाकी जो है वो PMLN की तरफ से क्यों नहीं गए? क्योंकि उनकी जो नज़रियात हैं वो डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी के अपने हैं। सो ये जो जितने भी लाइक माइंडेड हैं, ये अलायंस है, ये कोई परमानेंट अलायंस नहीं है, लेकिन ये एक अलायंस है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जो कि आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त। सो ये लाइक माइंडेड जो है, इनको मैं समझता हूँ कि गुंजाइश हमेशा होती है कि आप इनसे नेगोशिएट करते हैं, लेकिन नेगोशिएशन आप किस तरह करेंगे? आपने 2 साल पहले कहा है कि भाई ये जो आपका MOU है या आपके जो एग्रीमेंट्स हैं ये आपने साइन किए हैं, वो डिलीवर नहीं हुए। और मुझे याद है कि अख्तर मेंगल ने मुझे उधर लॉबी के अंदर मैरियट में कहा था कि जो हमने हमारे जो डिमांड्स हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं, एंड ही वाज नॉट हैप्पी। लेकिन गिव हिम क्रेडिट कि इतनी पेशेंस के बाद आके इवेंचुअली ही डिड व्हाट ही हैड टू डू। सो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर यहाँ अगेन यू नीड स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर्स, एंड आई थिंक कि जो नेगोशिएटर्स हैं, आई वुड से कि इमरान हिमसेल्फ हैज टू गो एंड टॉक टू अख्तर मेंगल। जिस तरह अभी लगारी साहब बात करें, आई न्यू हिज फादर अताउल्लाह मेंगल, वो ये एक दफा अड़ जाते हैं, ये हिलते। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं खुद वजीर आजम को जाना पड़ेगा, यूज करें। राइट, आप ये कह रहे हैं खुद वजीर आजम को जाना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर होगा
कि वो एक वाहिद ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं जो कि वो जो अड़ गए अपनी बात पर उनको अपने मौक़िफ़ से हटा सकती है। राइट, पॉइंट टेकन। जुल्फ़िकार साहब, लास्ट एक बस मैं आपसे लेना चाहूँगी कि ऐसे नुकात, जिस नुकात पर मुआहिदा हुआ 6 नुकात, ऐसे ही नुकात BNP पहले भी रख चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुकी है। वैसे तो कहते हैं कि कोई वादा वफा नहीं होता, सियासत में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अगर ये सूरत हाल अभी आई है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी और चल रही होगी इससे पहले। देखिए सुमैया, अख्तर मेंगल जो है वो बार बार ये कहते रहे हैं, असम्बली के फ्लोर पर कहते रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे आपने किए थे वो कब उसको जो है आप उस पर कुछ स्टेप्स तो शुरू कर दें, कोई एफर्ट्स तो शुरू कर दें, ताकि हमें लगे सिवाय चंद 100 लोगों को रिहाई के या लोग अपने फैमिलीज़ को उन्होंने ज्वाइन किया और अपनी फैमिली को जाके मिले, उसके अलावा तो डैम्स पर कोई काम नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्रोग्राम, उस पर काम नहीं हुआ। 6.6% जो बलूचिस्तान का कोटा है, जॉब कोटा, ये तो बड़ा आसान है, ये तो मुश्किल कोई काम नहीं है ना। आपके पास जो आप देखें कि जिस अगर गलत हुआ है तो आप चंद 100 लोगों को रख सकते हैं बलूचिस्तान के भी, आपको कोटे पर वाकई आपका बैकलॉग इतना है और इतने हज़ार का है, हम स्टार्ट करते हैं, हम 200 लोग रखते हैं, हम 50 लोग रखते हैं, 72 कॉरपोरेशंस हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इतने डिपार्टमेंट्स हैं, उस पर अगर आपके कई हज़ार जो है वो कोटा बनता है, अगर आप उस पर रख देते तो स्टार्ट कर देते तो लोग कहते आज प्रेशर होता पार्टी की तरफ से कि सरदार आपने कुछ तो किया, आपने कुछ तो किया, आपने वाकई इंसाफ किया। लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं, राइट, आपने कुछ किया ही नहीं, अगर आपने कुछ किया ही नहीं उस पर, तो मेरे ख्याल में ये लगारी साहब भी ये कह रहे हैं, पीजे मीर साहब भी कह रहे हैं कि अब बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। सवाल आपने किया था, मैं चाहूंगा उस पर एक कमेंट करना, एक कमेंट करना चाहूंगा कि बिल्कुल 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 ठीक कहा कि अभी बड़ा मुश्किल है क्योंकि पार्टी ने फैसला कर दिया। अब सरदार अख्तर मेंगल के हाथ से भी ये बात निकल गई है। ऑफ कोर्स एक और भी सोचा जा सकता है कि क्या वाकई पीटीआई भी तो बेजार नहीं आ गई थी कि भाई अब जान छुड़ाए कंबल से हम जान पॉइंट टेकन। आप ये समझते हैं कि ये भी एक बिल्कुल ये भी एक वजह हो सकती है कि क्या दूसरी तरफ से भी यही सब कुछ चाहा जा रहा है कि ऐसा ही हो। राइटली, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब आपका भी, पीजे मीर साहब आपका भी। आगे बढ़ूंगी नाजरीन, एक ऐसे वाक़े की बात करूंगी कि कौमों पर तारीख़ में कुछ ऐसे हादसात रोनुमा होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। कि ऐसा ही वाक़या था सानिया मॉडल टाउन का, जिसको आज 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इंसाफ के मुतकाज़ी हैं, इंसाफ अभी तक नहीं मिला। और ये मुकदमा दर्ज हुआ, GIT बनी, रिपोर्ट भी पब्लिक हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये वाक़े वाहिद ऐसा वाक़या है 17 जून 2014 का, जो बराह रास्त कई TV चैनल्स पर दिखाया गया और उसके बाद फिर ज़ाहिर नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज था। वहाँ पे कई लोगों के नाम सामने आए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा किया कि वो सब कुछ करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 2 ख़वातीन समेत 14 अफराद जो कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, उनकी ख़ानदान अभी भी इंसाफ के मुतलाशी हैं कि अब इंसाफ उनको कौन देगा, कि तहरीक इंसाफ दे सकेगी या नहीं। इमदाद सोमरो हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। इमदाद, आज 6 साल हो गए हैं लेकिन इंसाफ होता कहीं दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, जहाँ से मामला चला था, यानी ये सानिया हुआ, उसके बाद एक तहरीक चली, तहरीक के नतीजे में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और दीगर की मुदाखलत से एक मुकदमा दर्ज हुआ, मगर इंसाफ नहीं हुआ। उसके बाद जो उसमें जो सियासी लोग थे, जो उस वक्त हुकूमत के वजीर आजम से लेके वजीर कानून पंजाब तक जितने भी मुल्ज़िमान शामिल किए गए थे, उनकी तरफ तो खैर मामला बढ़ा ही नहीं, लेकिन जो इसमें हैरान कुन इस मामले का कि जितने सरकारी अफसरान, चाहे वो पुलिस अफसर थे, चाहे वो इंतजामी अफसर थे, वो सारे के सारे आज भी मौजूदा हुकूमत में उसी तरह पोस्ट एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं जिस तरह नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे। इमरान खान सियासी कजन थे, उन्होंने कंटेनर से वादा किया था खड़े होके, उसके बाद हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने वादा किया था, मगर जो चीज़ें जो जिस तरह होता रहा मामला, जिस तरह अवामी तहरीक जो मुसलसल या मिनाजुल कुरान और जो रवायकी ने मुसलसल अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद है जो मुल्ज़िमान हैं, नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, दीगर जो यहाँ पर हैं, उनके ऊपर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही, और जो सरकारी अफसरान है, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो प्रोमोट होके बड़े बड़े वहीं बैठे हुए हैं, इस हुकूमत में ही बैठे हुए हैं।
इस हुकूमत में ही बैठे हुए हैं और ये हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। तो क्या कहती है? वैसे हमने देखा कि ताहिरुल क़ादरी साहब भी इस पर बोलते रहे, फिर अब भी उनकी तरफ से भी खामोशी है। बिल्कुल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी काफ़ी अर्सा पहले, और उन्होंने कहा था कि उन्हें इस निज़ाम से इंसाफ की उम्मीदें जितनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने मामला अल्लाह के साथ ही रहिएगा इमदाद। ज़ाहिर कई लोग इसमें शहीद हुए, एक ऐसे ही मोहम्मद उवैस जो इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए, मोहम्मद आसिम हुसैन शहीद हुए, उनके भाई मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिएगा उवैस साहब। ज़ाहिर बहुत ही अफसोसनाक बात है, अल्फाज हमारे पास नहीं है। मैंने ख़ुद ये पूरा वाक़या कवर किया था और कई घंटों की हम लोगों ने ट्रांसमिशन की थी, रोए थे हम ऑन एयर। 6 साल हो गए हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या उम्मीद है आपको कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई इंसाफ दिला पाएगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को अभी तक लोगों तक पहुँचाने में हमारा तामुन कर रहे हैं। रहा आपका सवाल कि तहरीक इंसाफ से इंसाफ की कोई उम्मीद है या नहीं, पहले तो सबको ही पता है कि हमें तो इस निज़ाम से ही कोई उम्मीद नहीं इंसाफ की, अव्वल दिन से ही। अब रह गया तहरीक इंसाफ की बात, तो मैं आज एक आपके प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के लिए एक जुमला बोलना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ पर इस कदर खामोश अपने लब को सिया हुआ है, अब इनको तहरीक इंसाफ कहना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं, अब इनको तारीक इंसाफ कहना चाहिए। ये इंसाफ की मूवमेंट नहीं रह गई, बल्कि इंसाफ को डार्कनेस में लेके जाने वाली मूवमेंट रह गई है कि इनसे उम्मीद तो दरकिनार है। उन्होंने तो एक जुमला तक नहीं बोला, 2 साल हो गए इक़्तिदार में आए हुए, जो कहते थे 1 महीने में 1 साल के अंदर ये सारा कुछ हो जाना चाहिए, जबकि जुल्म बलाए जुल्म इनके दौर के अंदर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जिसको मैं तहरीक इंसाफ कहूँगा आज के बाद। लेकिन उवैस लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि इस पर एक तहरीक चलाई गई पूरी पैट की जानिब से, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने खुद चलाई, फिर उन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि कुछ इंसाफ मिल जाए, लेकिन अब उनकी तरफ से भी खामोशी है। इसको आप किस तरह देखते हैं? बात दरअसल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में, आप सबको मालूम है इस बात का, कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील दायर हुई, जस्टिस जो उस वक्त साकिब निसार साहब थे, साबिक जस्टिस, जी उनके पास आपको पता है डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी खुद पेश हुए थे। तो वहां पे जज साहब ने खुद कहा था कि अब आप पाकिस्तान के सबसे आला अदलिया इदारे में आ गए, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, अब आपको एहतजाज करने का हक नहीं। उन्होंने कमिटमेंट की थी कि इंसाफ देना अब हमारा काम है, अब आपका एहतजाज। तो तब से तो उन्होंने तो हमें बांध दिया ना कमिटमेंट करके। सही। अब वो खुद किधर गए, वो खुद भी खामोश है। अब तो वो प्राइवेट सिविलियन है पाकिस्तान के, उनको जवाब देना चाहिए कि वो उन्होंने बिस्मा बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था, बेटा आप एजुकेशन अपनी मुकम्मल करें, इंसाफ मैंने दिलाना है आपको। सही। वो सारे वादे, वो दावे किधर गए, वो कहाँ गए? बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद उवैस। ज़ाहिर है आपके ने अपने भाई को, आपका गम हम समझ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस गम का मदावा कौन करेगा? लगारी साहब, बस यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। देखें, इन्होंने बाकायदा जब अवामी तहरीक ने शुरू की थी मूवमेंट तो ये साथ चल रहे थे, और इन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया था कि ऐसा होगा। फिर इन्होंने जब धरना किया इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में उनके मुतालबात में ये मुतालबा शामिल था। फिर वहाँ पर FIR दर्ज हुई, उसमें वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और उसके अलावा सूबाई वज़रा और किन लोगों के ख़िलाफ़ हुई, और इनके 22-23 माह के दौरान 1 इंच की पेशरफ्त नहीं हुई। ख़त्म ही करवा देते ना, तो कह देते कि जी ठीक है सब कुछ गलत था और नहीं हुआ और वाकया ही नहीं हुआ, ये कह देते। एक वादा था, तो अपने वादे को इस तरह से पूरा करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इग्नोर किया, और एक इस मामले को नहीं, जितने वादे बहुत सारे मामले हैं, बिल्कुल लगाई साहब, पॉइंट टेकन, बहुत सारे इग्नोर ही किया जा रहा है मुसलसल। बड़े अफसोस की बात है। खैर, हम ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो तारिक अजीज साहब की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। देखती आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए।
ये जुमला बोलने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जमा करनी पड़ी है, और इसलिए कि वाकई ये दुख पूरी कौम का दुख है, क्योंकि हम जब छोटे थे बचपन में मुझे याद है कि ये वाहिद नीलामगर ऐसा गेम शो था जिसको हम बहुत शौक़ से देखते थे। तारिक अजीज़ साहब की आवाज़ कानों में गूंजती है और हमेशा से हमारे मेंटोर रहे, हम उन्हीं को देख के सुनते रहे, सीखते रहे, और आज वो हम में नहीं रहे तो ऐसा लग रहा है कोई अपना चला गया है, हमसे बिछड़ गया है। इस वक्त हम बात करेंगे इसी तमाम तरह सूरत हाल पर। प्रोड्यूसर हैं नीलाम घर के, साबिक जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न रह चुके हैं ताजदार आदिल साहब। ताजदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अफसोस हुआ आज ये जब खबर पढ़ी, जब सुनी तो ऐसा लगा कि कोई अपना चला गया, और आपने तो उनके साथ काम किया, क्या कहेंगे आप? हाँ, तारिक साहब के साथ मैंने कोई 15-16 साल तक नीलामगर किया जी। और आप सोचें कि एक साल में आपको 52 प्रोग्राम तो करने ही करने हैं, इसके अलावा खुसूसी प्रोग्राम उसके अलावा होते। तो हमारा इतना एक तवील साथ रहा, और उनकी शख्सियत के इतने बहुत सारे पहलू हैं। वो शायर भी, वो एक नसर निगार भी, वो एक सियासतदान भी, एक सियासी वर्कर भी। ने हारियों की जद्दोजहद के सिलसिले में काम शुरू किया, और पाकिस्तान के एक ऐसे हालात में काम शुरू किया कि जब पाकिस्तान ने एक सियासत में एक नया रुझान दिया था और भुट्टो साहब की हुकूमत का आगाज हो रहा था, तो तारिक अजीज साहब और महराज मोहम्मद खान साहब ये दोनों भुट्टो साहब के दस्ते रास्त थे। और जब कभी कोई ऐसी तकरीर होती थी, कोई तकरीर का मौका होता था, तो भुट्टो साहब जिन दो का पहले बुलाते थे कि वो आके तकरीर करें, तो उनमें पहले थे और तकरीर। तो ये एक तो उनका एक सियासी जिंदगी का इतना भरपूर पहलू था कि जिसको हम लोग बहुत कम जानते हैं जी। और यही सियासत जो रास्ता रास्ता उनको मुख्तलिफ रास्तों पे लेके गया, और फाइनली उन्होंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ा और मेंबर कौमी असेंबली भी मुंतखब हुए। उसके बाद फिर उन्होंने जब उसको छोड़ा तो और ताजदार साहब वो ऑलराउंडर थे, पहले न्यूज एंकर, फिर मेजबान अनाउंसर, पहले फिर फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। मैं सिर्फ एक बात को बता रहा हूँ कि जिस वक्त वो अपने बयान में हमेशा आजाद रहे, यानी उन्होंने कोई मसलहत नहीं की टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम करते हुए, जबकि गवर्नमेंट की ओन मीडिया है। उन्होंने उस जमाने में तहरीक इंसाफ की हिमायत की कि जिस जमाने में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अच्छा। तो एक सिलसिला ये भी था, और फिर जिस जमाने में वो टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम करते थे तो जाहिर है कि उनका वाहिद एक मकसद होता था, वो पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सारे काम के सिलसिले में वो पाकिस्तानियत, पाकिस्तान के तमाम रहने वालों की, पाकिस्तान के तमाम कौमियतों की जिस तरीके से तरवीज करते थे कल्चर के सिलसिले में, वो बड़ा काबिल तहसीन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताजदार आदिल साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अपने टाइम निकाला। लगारी साहब, बस आखिरी 20-10 सेकंड है, क्या कहेंगे आप? अल्फाज तो कम है। असल में उन्होंने अपनी मौत के बारे में पहले से कुछ कह दिया था। एक ही बिस्रे में कोई शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। तो पता ये बता दिया था कि जब उनकी मौत वहाँ के होगी तो शहर जालिमों के पास होगा। तो अब लाहौर का तो कल जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, लाहौर के बारे में तो बड़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी और हर जगह पर बातें हो रही हैं। लाहौर बहुत ही अजीम, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लोगों का शहर है, बहुत ही कमाल के लोगों का शहर है, और सारी की सारी आबादी वहाँ की बहुत अच्छी है। लेकिन ज़ाहिर हुक्मरानों के बारे में तो वो खुद कह गए थे, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, जिनका राज था वो जालिम थे। तो इस तरह के हम उनके लिए दुआ गोई हो सकते हैं लगारी साहब कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे मुल्क का जो हमसे बिछड़ गया और अल्फाज कम है, तारिक अजीज साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।